डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी में वर्णित नाम और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती, और इस कहानी में अगर कोई समानता पाई जाती है संयोगवश, तो इसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए। और ये कहानी आपको सुपर टॉप नॉवल चैनल पर ही मिलेगी। हम इस कहानी में आपको रोमांचक दुनिया और रहस्य से भरी घटनाएं, जादुई परिवेश और इसी तरह की कहानी के सैर पर आपको ले जाना चाहते हैं। तो इस कहानी को पूरा लास्ट तक सुने और इस कहानी का पूरा आनंद लें, और हमारे सुपर टॉप नॉवल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जब याकूब ने नीचे देखा, उसकी बांह पर लगा हल्का सा घाव पहले से ही गहरा बैंगनी रंग का हो रहा था। उसके शरीर में एक अजीब सी सुन्नता फैल रही थी, जो धीरे धीरे उसकी ताकत छीन रही थी। बॉस, मुझे जहर निकालना होगा, लेकिन इसमें आधा घंटा लगेगा, उसने दांत भींचते हुए कहा। उसका चेहरा अपराध बोध से पीला पड़ गया था। एल्विश, आधा घंटा? आपका मतलब क्या है कि आप इतनी जल्दी छुट्टी ले रहे हैं? भाई, क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? ऐसे खतरनाक समय में मुझे इस हत्यारे के साथ यहाँ कैसे छोड़ सकते हो? इससे पहले कि वह अपने मन के विचार बताने के लिए उसे वापस चिल्ला पाता, काले वस्त्र पहने हत्यारा हाथ में एक लंबी तलवार चमकाते हुए छत से नीचे कूद गया और सीधे एल्विश पर झपटा। अब उसका इरादा इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। जान से मारना। अरे नहीं, एल्विश घबरा कर चिल्लाया। उसके दिमाग में अत्यावश्यकता से चीख उठी, हे भगवान! उस चाकू पर जहर लगा हुआ था, कौन जाने उस तलवार पर क्या होगा। लड़ाई करना स्पष्ट रूप से आत्महत्या के समान था। हालांकि जेकब द्वारा अपनी आधी शक्तियां उसमें स्थानांतरित करने के बाद उसे कुछ मार्शल आर्ट का ज्ञान हो गया था, लेकिन मन ही मन वह जानता था कि अगर जेकब भी इस हत्यारे के हाथों पीड़ित हो सकता है, तो वह कोई विशेषज्ञ नहीं है। ये बात आसमान की तरह स्पष्ट थी कि जीवन बचाने के लिए भागना एक बड़ी बुद्धिमत्ता है। बिना ज्यादा झिझक के वह ऐसे भागा जैसे आज वह इस पर निर्भर है, जो वास्तव में है भी। अच्छी बात यह थी कि जेकब ने उसे रोजाना फुटवर्क का अभ्यास कराया था। एल्विश के पैर पिस्टन की तरह चल रहे थे, जो उसे खरगोश से भी तेज गति से सड़कों पर ले जा रहे थे। लेकिन उसके पीछे हत्यारा घातक एकाग्रता के साथ पीछा कर रहा था और सूरज की रोशनी में उसकी तलवार ठंडी चमक रही थी। 2 मील, 3 मील, 4 मील, अनजाने में ही एल्विश इतनी दूर आ गया था कि उसे ये भी पता चल गया था कि वह इस समय कहाँ है। एल्विश के फेफड़े जल रहे हैं, उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि किसी भी क्षण फट सकता है। उसके चेहरे से पसीना ऐसे बह रहा है जैसे उसने नहा लिया हो और अभी तक अपने बाल नहीं सुखाए हों। और फिर भी काले वस्त्रों में लिपटा हत्यारा जरा भी धीमा हुए बिना पीछा करता रहा, मानो कोई परछाई जो पीछा छोड़ने से इनकार कर रही हो, मानो कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। मैंने तुम्हारा भला क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को नहीं मारा। क्या मैंने मारा है? तुम मेरा पीछा ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बैंक खाता एक साथ चुरा लिया हो? एल्विश ने उसे, उसके माता पिता को और उसके परिवार की 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को श्राप दिया। मर जा, हत्यारे ने दहाड़ मारी। नदी के किनारे पर घिरे हुए, जहां दौड़ते दौड़ते अनजाने में एल्विश रुक गया था, तभी एक आवाज सुनकर वह तेजी से मुड़ा और ठीक उसी समय उसने देखा कि एक लंबी तलवार उसकी ओर बढ़ाई गई है। ये बिजली की तरह तेजी से आया, मानो कोई चांदी का सांप उसके गले पर झपटा मार रहा हो। अचानक हुए इस हमले पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ होने के कारण एल्विश का दिमाग क्षण भर के लिए सुन्न हो गया। ये गति, ये किस तरह का मार्शल आर्ट्स का चीट कोड है? भाई, क्या तुम इतने समय से मेरे साथ खेल रहे थे? ब्लेड उससे 2 इंच से भी कम दूरी पर था। इतनी तेज की चकमा देना असंभव। भागने का समय नहीं बचा है। नहीं, मैं यहां नहीं मर सकता। इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। मैं अभी भी अविवाहित हूं। मैंने अभी तक अपनी कौमार्यता भी नहीं खोई है। मैं अब कैसे मर सकता हूं? उसके भीतर कुछ आदिम भावना टूट गई। हताशा से उपजी शक्ति का एक तीव्र प्रवाह उसके शरीर में फूट पड़ा और उसका शरीर शक्ति से भर गया। ठीक आखिरी क्षण में जब तलवार उसकी गर्दन को छूने ही वाली थी, एल्विश ने अपने शरीर को एक असामान्य कोण पर मोड़कर खुद को बचा लिया। एक ऐसे कोण पर लगने के कारण तलवार उसके दिल को तो नहीं छू पाई, लेकिन इसके बजाय उसकी कमर को चीरते हुए निकल गई। उसके शरीर में तेज दर्द हो रहा था। घाव लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा और कम से कम 1 सेंटीमीटर गहरा था, लेकिन कम से कम ये जानलेवा नहीं था। हत्यारा पल भर के लिए जम गया, अपनी सहज प्रतिक्रिया से चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्विश इतनी तेज गति से उसके हमले से बच जाएगा। उसे चौंका हुआ देखकर एल्विश ने बिना किसी झिझक के इस मौके का फायदा उठाया। वह आगे की ओर झपटा और जोर से लात मारी, जिससे लंबी तलवार उस आदमी के हाथ से उड़कर दूर जा गिरी। तलवार के बिना भी हत्यारे ने धमकी भरे स्वर में चिल्लाया, लेकिन उस आवाज में कुछ गड़बड़ लग रही थी। यह उस आदमी की आवाज जैसी नहीं थी। तुम फिर भी मरोगे। काले वस्त्र पहने हत्यारे ने क्रोध में गुर्राते हुए अपनी हथेली आगे की ओर पटकी जानलेवा इरादे से प्रहार किया। एल्विश को अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे हथेली की हड्डियां चटकने वाली हों।
लेकिन पीछे हटने के बजाय वह दहाड़ा और आगे बढ़ा, उसकी बाहें लोहे की जकड़न की तरह हत्यारे को जकड़ रही थीं। वे दोनों एक साथ उफनती नदी में गिर पड़े। पानी में दोनों के खींचे चले जाने से जोरदार छपछपाहट हुई। धारा उनके चारों ओर उग्र रूप से बह रही थी, उन्हें नदी में और भी गहराई तक खींच रही थी। सतह के नीचे उनके चेहरे एक दूसरे से केवल कुछ इंच की दूरी पर थे। पूरी तरह से हताश होकर एल्विश ने अपना हाथ हत्यारे की बगल में दबा दिया। यह एक अजीब हरकत थी, फिर भी वह इस पर अपनी जान का भरोसा कर सकता था। यह उनकी स्कूल के दिनों में विकसित की गई एक विशेष तकनीक थी। गुदगुदी करने की सर्वोत्कृष्ट तकनीक। आत्मसमर्पण कराने की यह एक बेशर्म लेकिन कारगर तकनीक है। यह उसके स्कूल के दिनों में कारगर साबित हुई थी, अब न होने का कोई कारण नहीं है। हत्यारा तुरंत अकड़ गया, सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पानी के अंदर खांसा और नदी का पानी मुंह में निगल लिया। जाहिर तौर पर उसे ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। इस तरह संघर्ष करते हुए एल्विश ने गुस्से से सोचा, उसे पानी की आदत नहीं है या उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता। हे भगवान, आखिरकार आशा की एक किरण तो दिखी। वह निश्चित रूप से मेरी जितनी देर तक नहीं टिक सकता। नए दृढ़ संकल्प के साथ एल्विश ने हत्यारे की कमर को और कसकर पकड़ लिया, अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे पानी में और गहराई तक खींच लिया। हत्यारा बुरी तरह छटपटाने लगा। उस अफरा तफरी में उसका काला घूंघट हट गया, नदी उसे बहाकर ले गई और एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसे एल्विश ने न तो स्वीकार किया था और न ही कल्पना की थी। यह एक बेहद खूबसूरत चेहरा था। उस चेहरे को देखकर एल्विश का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या, एक लड़की? झील का पानी इतना साफ था कि उसके शरीर की हर एक विशेषता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह युवा, उग्र और अप्रत्याशित रूप से सुंदर थी, लेकिन कुछ ही क्षण पहले उसने लगभग उसे मार ही डाला था। उसके सदमे की जगह गुस्सा आ गया। तो क्या हुआ अगर तुम लड़की हो? तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उसने अपनी पकड़ और कस ली और उसे और गहरे पानी में खींचने लगा। तुम्हारे तैरने के कौशल मेरे बराबर नहीं हैं। यहाँ नीचे तुम निश्चित रूप से मर जाओगी। पानी के अंदर बहुत देर तक सांस रोके रखने के बाद काले कपड़े पहने वह आदमी, या कहें कि काली कपड़े पहने वह महिला, नदी की धारा में घुटकर मर गई और उसकी हालत पर दुख से उसका चेहरा बिगड़ गया। फिर भी अपनी पीड़ा के बावजूद वह हठी बनी रही। भागने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसने एल्विश पर अपना निर्दयी हमला जारी रखा, जिससे एल्विश के शरीर पर चोट के निशान और घाव हो गए। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी तलवारबाजी का कौशल उत्कृष्ट था। उसका हर वार इतना तीखा था कि प्रतिद्वंदी के शरीर से खून निकल आता था। एल्विश ने चुपचाप सारा दर्द सहन किया, खामोशी से समय का इंतजार किया। उसके हाथ बार बार हत्यारे की कमर को कसकर पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वह अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। नदी उनके चारों ओर गर्जना कर रही थी, हमेशा की तरह उग्र और निर्दयी, और दोनों इसकी गहराई में संघर्ष करते रहे। प्रत्येक अपने पानी के नीचे के झगड़े में एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा था। हाथापाई के दौरान किसी समय हत्यारे की कमर पर बंधी काली पट्टी भी ढीली हो गई, जिससे उसके सीने के चारों ओर कसकर बंधी हुई चीज भी मुक्त हो गई। एल्विश की निगाहें उसके शरीर पर चारों ओर घूमी और उसकी नजरें अपने सामने दो शानदार, बर्फ से ढके हुए पर्वत शिखरों पर पड़ी जो एक साथ राजसी और लुभावने थे। इस स्थिति की भयावहता को देखकर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। जापानी फिल्मों के घटिया स्तर को देखने के अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने उन्हें कम से कम दी कप साइज का माना। उनकी पतली कमर और आकर्षक चेहरे की बनावट उन्हें आसानी से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की प्रतियोगी के बराबर ला सकती थी। इस मनमोहक दृश्य को देखकर एल्विश अपने पेट के निचले हिस्से से दिमाग तक तेजी से उमड़ रही गर्मी को मुश्किल से निगल पाया। पहाड़ों को कांपते हुए देखकर उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वह क्षण भर के लिए मिट गया। उसके मन में एक विचार कौंधा। जब हत्यारा पहले उसकी पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब एल्विश ने देखा कि उसकी छाती पर कुछ उभरा हुआ सा है, कुछ ऐसा जो वहां ठीक नहीं लग रहा है। उस समय तो वह ठीक ठीक बता नहीं पा रहा था, लेकिन अब उसे आखिरकार पता चल गया है कि उन तंग काले कपड़ों के नीचे क्या छिपा है, और यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक चौंकाने वाला था। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि उन्हें अपने हाथों में पकड़ने पर कैसा महसूस होगा। अनजाने में ही एल्विश के मन में ये विचार आने लगे, आखिर ऐसी सुंदरता के आगे कोई भी पुरुष खुद को रोक नहीं सकता। लेकिन वह उसकी सुंदरता पर मोहित नहीं हुआ और उसने तुरंत अपने अनुचित विचारों को रोक दिया और जल्द ही अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच काले वस्त्र पहने हत्यारी ने कई घूंट पानी पी लिया और उसका दम घुटने लगा। उसका पीला चेहरा हर गुजरते सेकंड के साथ घबराहट से विकृत होता जा रहा था। उसकी चौड़ी चौड़ी आंखें डर, हताशा और आक्रोश के मिश्रण से एल्विश को घूर रही थीं, जो किसी और पुरुष के लिए अनदेखा करने के लिए बहुत प्यारी थीं, लेकिन एल्विश के लिए नहीं। लेकिन जब भी वह उस पर हमला करती, उसके हाथ अभी भी घातक इरादे से प्रहार करते थे। एल्विश उस औरत के झांसे में बिल्कुल नहीं आया। वह किसी भी औरत से बेहतर जानता था कि किसी औरत के दिल पर भरोसा करने के बजाय एक सांप पर भरोसा करना बेहतर होता है। उसकी आंखें तो बस उसकी एक और चाल थीं। कुछ समय बाद जब उसे समझ आ गया कि वह उसकी सुंदरता के जाल में नहीं फंस सकती और नदी में बिताया गया समय भी बढ़ता जा रहा है, तो हत्यारे को जल्द ही एहसास हो गया कि वह पानी के नीचे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती।
उसने हताशा में उसके पेट पर एक लात मारी और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर भागने की कोशिश में नदी में तैरने लगी। उसे भागते देख उसने उसका पीछा नहीं किया और उसे जाने देने के बाद वह भी ताजी हवा में सांस लेने के लिए सतह पर दौड़ गया। एल्विश आखिरकार पानी की सतह पर आया, हौंकते हुए सांस ले रहा था। इससे पहले हवा इतनी मीठी कभी नहीं लगी थी। भगवान का शुक्र है, उस लड़की को पानी में तैरना नहीं आता, वरना इस बार तो मेरी खैर नहीं होती। आज की कठिन परीक्षा से बाहर निकलते ही एल्विश को अचानक दूर से जेकब की आवाज सुनाई दी। पल भर में मानो उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई और वह गिर पड़ा। बॉस, आप ठीक हैं ना? जैसे ही जेकब ने देखा कि एल्विश खुद को घसीटते हुए कीचड़ भरे किनारे पर आ रहा है और दूर से देखने पर वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, जेकब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। पानी से कांपते हुए और पीले पड़े एल्विश उसके बगल में गिर पड़ा। जेकब ने जल्दी से अपने घावों की जांच की और भौहें चढ़ा लीं। बॉस, आपकी चोटें जानलेवा नहीं हैं, लेकिन इन चोटों से पूरी तरह उबरने के लिए आपको कम से कम आधे महीने आराम की जरूरत होगी। ये सुनकर एल्विश को आखिरकार थोड़ी राहत महसूस हुई। दर्द अभी भी असहनीय था, लेकिन कम से कम यह उसकी जिंदगी का अंत तो नहीं था। माफ कीजिए, बॉस, लेकिन जहर को बाहर निकालने के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। रुको, तुम्हारा मतलब क्या है? इससे पहले कि एल्विश अपनी बात पूरी कर पाता, जेकब ने उसकी पीठ पर जोरदार मुक्का मारा। दर्द से कराहते हुए एल्विश के मुंह से काले खून की एक धार फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर पीड़ा से तड़प रहा था, लेकिन उसने दांत भींचकर इसे सहन किया। हालांकि मन ही मन वह उस हत्यारे के 18 पीढ़ियों पहले के पूर्वजों को कोस रहा था। मुझे तुम्हें पकड़ने मत देना, वरना। उफ, धिक्कार है, एल्विश ने थूकते हुए कहा। वो हत्यारी कौन थी? वो पागल कुत्ते की तरह 10 मील तक मेरा पीछा करती रही। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैंने उसके पूरे परिवार को तो नहीं मार डाला। जेकब ने एक पल सोचा, सारी बातों को समझने की कोशिश की, फिर गंभीरता से सिर हिलाया। बॉस, असल में आपने अप्रत्यक्ष रूप से उसके पूरे परिवार को मार डाला होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? सदमे से उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। जेकब ने समझाया, पहले तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मैं उसे पहचानता हूं, या यूं कहूं कि उसे पहचानता हूं। वह हत्यारा पुराने डाकू सरदार का इकलौता वारिस है। जब मैं छोटी थी, तब एक बार मेरी उससे मुलाकात भी हुई थी। तुमने उनका ठिकाना पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो हाँ, उसके नजरिए से तुमने सचमुच उसके पूरे परिवार को मार डाला। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एल्विश जम गया। तो वह डाकुओं के सरदार की संतान थी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी दूर तक पागलों की तरह मेरा पीछा किया। जेकब ने उसे उठने में मदद की। बॉस, हम यहाँ नहीं रुक सकते। जितनी जल्दी हो सके हॉटवेल के घर वापस चलते हैं, नहीं तो बचे हुए डाकू इस मौके का फायदा उठाकर आपको फिर से मार सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। जेकब ने एल्विश को एक साधारण पट्टी बांधी और उसे सावधानीपूर्वक सहारा देते हुए हॉटवेल के पारिवारिक घर वापस ले गया ताकि वह आराम कर सके। दरवाजे पर पहुंचकर याकूब ने अपना हाथ उठाया और लकड़ी के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। 1 मिनट के थोड़े इंतजार के बाद दरवाजा चरमराते हुए खुला। दरवाजा पूरी तरह खुलने से पहले ही थोड़ी हैरानी के साथ एक स्पष्ट और कोमल आवाज सुनाई दी। भाई एल्विश, तुम आखिरकार वापस आ गए। वहां मिस्टर हॉटवेल की बेटी लूसी हॉटवेल खड़ी थी। 1 हफ्ते के लापता रहने के बाद एल्विश के अचानक प्रकट होने पर उसका चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। हालांकि एल्विश की पीली हालत देखकर उसका भाव तुरंत बदल गया। इसके बाद याकूब ने संक्षेप में ही बात की। उसे एक हत्यारे ने घायल किया है। भाई एल्विश, क्या तुम ठीक हो? आपको चोट कैसे लगती है? उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वह जल्दी से पास गई और एल्विश की चोटों का जायजा लेने लगी। उसकी कमजोर हालत देखकर उसके चेहरे पर दुख और चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। उसने तभी उसे छोड़ा जब उसे कोई जानलेवा चोट नहीं मिली। ये ठीक है, ये बस एक छोटा सा घाव है। आधे महीने के आराम के बाद यह अपने आप ठीक हो जाएगा। एल्विश ने अपनी हालत की गंभीरता को कम करके दिखाने की कोशिश करते हुए एक हल्की, कड़वी मुस्कान दी ताकि वह उसे चिंतित न करे। उसकी हालत देखकर लूसी की भौहें तन गईं। क्या हुआ, जेकब? उसे चोट कैसे लगी? जेकब ने सच्चाई से जवाब दिया और उसे रास्ते में घटी हर बात बता दी। मैं जानता था, वे अपराधी, उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको नुकसान पहुंचाने की। वे अपने आचरण में सचमुच बेशर्म थे। पहले तो उन्होंने आयनहोल के शहर के खाद्य भंडार को चुराने का साहस किया, जिसके कारण उनका अड्डा उजागर हो गया और उनका नरसंहार हो गया। अपने आदमियों की मौत के लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं, लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई आप पर हमला करने की? उसकी आवाज में धार्मिक आक्रोश झलक रहा था और वह दृढ़ता से एल्विश के बगल में खड़ी थी। एल्विश के साथ हुए अन्याय के बारे में सोचते ही उसके गाल गुस्से से लाल हो गए। भाई एल्विश, पहले अंदर आकर बैठो। मैं पहले तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाऊंगी। आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। एल्विश ने झटपट उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, लूसी, मुझे इतनी चोट नहीं लगी है कि तुम खाना बनाओ।
उसकी हथेली की गर्माहट अनजाने में उसकी हथेली में समा गई, जिससे वह चौंक गई। शर्म से उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। उनके अचानक इतने करीब आने से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शर्म से लाल होते हुए लूसी ने अपनी नजरें नीचे कर लीं और फुसफुसाते हुए कहा, भले ही आपको खाने की इच्छा न हो, कम से कम आपको ठीक से आराम करना चाहिए। थोड़ा सा आराम भी आपके शरीर को चोटों से जल्दी उबरने में मदद कर सकता है। उसकी बातों से एल्विश का दिल नरम पड़ गया। ठीक है, लेकिन आप ज्यादा चिंता न करें। यह मामूली चोट है और समय के साथ जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसकी देखभाल और ईमानदारी को महसूस करके एल्विश का दिल खुश हो गया। अपनी तमाम थकान के बावजूद लूसी के चिंतित चेहरे को देखकर उसके भीतर एक शांत सुकून का भाव जागृत हुआ। एल्विश की निगाहें खुद पर टिकी हुई महसूस करते ही शर्म से उसके गाल लाल हो गए। उसने धीरे से अपने होंठ दबाए और फिर बोली, भाई एल्विश, कृपया भविष्य में अपना ख्याल रखना। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको कुछ भी हो। एल्विश ने बस हल्के से हंसते हुए कहा, ठीक है। उसकी मुस्कान देखकर उसका चेहरा और भी लाल हो गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। झिझकते हुए उसने कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, भाई एल्विश, आप थोड़ी देर आराम करने के लिए मेरे कमरे में आ सकते हैं। इस बीच मैं नौकरानियों से अतिथि कक्ष तैयार करवा दूंगी। तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। एल्विश ने सिर हिलाकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने सहमति दी, लूसी के चेहरे की लाली और भी गहरी हो गई। एल्विश, जो कि हमेशा से एक सीधा सादा आदमी रहा है, फिर भी यह नहीं समझ पाया कि एक महिला द्वारा किसी पुरुष को अपने निजी कमरे में आमंत्रित करने का क्या मतलब होता है। आधुनिक समय में भी इसे कुछ हद तक अंतरंग ही कहा जाता है। जेकब बिल्कुल बेखबर था। उसने एल्विश को लूसी के कमरे के अंदर ले जाने में मदद की और खुद बाहर चला गया। जब वह लूसी के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक महिला से जैसी उम्मीद की जाती है, सब कुछ साफ सुथरा था, सिवाय बिस्तर के। उस पर कुछ कपड़े और एक अंतर वस्त्र लापरवाही से पड़े हुए थे। लूसी हौंकते हुए बोली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। माफ कीजिए, भाई एल्विश। मैंने आपको दरवाजा खटखटाते सुना और इसलिए मैं जल्दी से दरवाजा खोलने भागी। मैं अपना सामान रखना भूल गई थी। घबराई हुई सी वह जल्दी से बिस्तर साफ करने लगी और फिर एल्विश को बैठने में मदद की। फिर जैसे अचानक कुछ याद आने पर वह फिर बोली, ओह हाँ, भाई एल्विश, मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। एल्विश ने उत्सुकता से उसकी ओर अपनी बाहें उठाईं। लूसी शर्माते हुए धीरे से बोली, कृपया थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं जाकर उसे ले आती हूँ। एल्विश अभी बैठा ही था कि लूसी दराज से निकाले हुए कपड़े के जूतों की एक जोड़ी लेकर बाहर आई। भाई एल्विश, देखो, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाए हैं, उसने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें फिट आएंगे या नहीं। चलो मैं इन्हें पहनकर देख लेती हूँ। इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाता, वह घुटनों के बल बैठ गई और सावधानीपूर्वक उसके पैरों में जूते पहना दिए। उसके माथे पर गिरते बालों की लंटें उसकी चमकदार आंखों को आंशिक रूप से ढक रही थी। उसके बर्फ जैसे सफेद गाल गुलाबी रंग से रंगे हुए थे। इतने करीब, एल्विश मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। वह लगभग उस पर मंडराती हल्की खुशबू को महसूस कर सकता था, एक गर्माहट जो उसे छू रही थी और सीधे उसके दिल तक पहुंच रही थी। लूसी को अचानक उनकी निकटता की गर्मी महसूस हुई और उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी धड़कन बेतहाशा तेज हो गई। चौंककर उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने नाजुक चेहरे पर उभर रही शर्म को छिपाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, एल्विश ने हल्के से खांसते हुए अपने भटकते विचारों पर काबू पाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। लूसी ने अपना सिर नीचे करते हुए अपने होंठ दबाए और डरी हुई धीमी आवाज में कहा, भाई एल्विश, खुद को दोष मत दो। अभी अभी मैं ही उसके बहुत करीब झुक गई थी। उसने खुद को संभाला और धीरे से उसके जूते पहना दिए। कुछ देर बाद उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये बिल्कुल फिट बैठते हैं। एल्विश ने एक बार फिर उसकी ओर देखा। उसका निर्मल चेहरा अब भी गुलाबी था और उनके बीच एक हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। एक पल के लिए उसके भीतर एक तीव्र भावना जागृत हुई जो केवल कृतज्ञता से कहीं अधिक थी। एल्विश ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। इस कोशिश से उसकी कमर का घाव फिर से खुल गया, जिससे नया दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसे बार बार जलन महसूस होने लगी। भाई एल्विश, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है? लूसी हौंफने लगी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह झट से आगे बढ़ी और अपनी आस्तीन से एक साफ रुमाल निकालकर उसके घाव पर दबाया। कुछ नहीं लूसी, बस एक खरोंच है, एल्विश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हालांकि उसकी चिंता देखकर उसके दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। भाई एल्विश, हिलने की कोशिश मत करो। पहले मुझे इसे साफ करने दीजिए और इस पर कुछ दवा लगा दीजिए ताकि यह ठीक हो जाए, उसने कोमल स्वर में विनती की। उसने सहमति जताते हुए सिर हिलाया और उसे अपनी देखभाल करने की अनुमति दे दी। जब उसने उसका लबादा एक तरफ सरकाया तो उसकी नज़र में उसकी चौड़ी छाती और सुगठित मांसपेशियां आईं। उसके शरीर की मजबूत रेखाएं उसकी अदम्य सहनशक्ति की गवाही देती थीं, लेकिन जो मांसपेशियां किसी और समय आकर्षक लग सकती हैं, वे अब उसकी कमर पर तलवार के घाव से भरी हुई हैं।
भाई एल्विश। युद्ध के घावों से क्षत विक्षत उसके शरीर को देखकर लूसी की आवाज कांप उठी और उसकी आंखें नम हो गईं। वह हत्यारा वाकई बेरहम था। वह तुम पर इस तरह हमला कैसे कर सकता है? पहले तो उसकी मजबूत और शक्तिशाली मांसपेशियों को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने गहरे बैंगनी निशान और कच्चे घाव को देखा, उसकी सारी हैरानी और प्रशंसा उस दृश्य को देखकर दुख में बदल गई। उसकी उंगलियां घाव पर धीरे से फिरी, मानो उसे और चोट पहुंचाने से डर रही हों। क्या दर्द हो रहा है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसके स्पर्श से दर्द महसूस होने के बावजूद एल्विश ने जबरदस्ती अपने दांतों के बीच से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। इस मामूली दर्द से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरी त्वचा मोटी है और अब तो मुझे ये दर्द महसूस भी नहीं हो रहा है। लेकिन जाहिर है, ये झूठ था। घाव की हर धड़कन उसके शरीर में आग की तरह फैल रही थी। लूसी की आंखें और लाल हो गईं, आंसू बहने ही वाले थे। भाई एल्विश, आगे से तुम्हें अपनी अच्छी तरह रक्षा करनी होगी। मैं तुम्हें फिर कभी इस तरह चोटिल नहीं देख सकती। बारिश में भीगे नाशपाती के फूलों की तरह उसकी आंसू भरी निगाहों को देखकर वह एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध रह गया। काफी देर तक उसे घूरने के बाद वह खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, लूसी, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर लूसी ने अपने लाल होठों को काट लिया और अपना सिर नीचे कर लिया। फिर भी एक अंधा व्यक्ति भी उसकी आंखों में आश्चर्य और शर्म को देख सकता था। किसी कारणवश एल्विश के दिल में एक तीव्र इच्छा जागृत हुई कि वह इस नाजुक सुंदरता को अपनी बाहों में भर ले और उसकी मिठास का स्वाद चख ले। लेकिन जैसे ही वह आगे झुका, उसकी कमर में जलन वाला दर्द फिर से भड़क उठा, जिससे वह अचानक बिस्तर पर कमजोर होकर गिर पड़ा और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। भाई एल्विश, हिलना मत। पहले लेट जाओ, मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ, लूसी ने जल्दी से कहा। उसने बड़ी सावधानी से उसकी कमर पर लगे घाव पर औषधीय तरल लगाया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका स्पर्श हवा के झोंके की तरह हल्का था। उस कोमल स्पर्श ने उसके दिल की धड़कन को बेतहाशा बढ़ा दिया और गर्मी के कारण उसका चेहरा झुलस गया। एल्विश ने दांत पीसते हुए चुपचाप दवा के दर्द को सहन किया। लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी बाहों में थामने के रोमांच के मुकाबले यह मामूली दर्द क्या था? बिल्कुल कुछ भी नहीं। जब उसने आखिरकार दवा लगाना समाप्त कर दिया, तो एल्विश उठ बैठा और अपने कपड़े वापस पहनने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी लूसी उसके फैले हुए पैर को देख नहीं पाए और ठोकर खाकर गिर गई, सीधे उसकी बाहों में। उनके शरीर आपस में टकरा गए और एक दूसरे से कसकर चिपक गए। एल्विश को तुरंत ही उसके स्पर्श से उसकी गर्माहट महसूस हुई। उसकी कोमल सुगंध उसके होश में समा गई और उसकी मजबूत भुजाएं सहज रूप से उसकी पतली कमर के चारों ओर लिपट गईं और उसने उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। अचानक हुए आलिंगन से लूसी का दिल चौंके हुए हिरण की तरह उछल पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि वह खुद को उससे अलग नहीं कर पाए और इसके बजाय वह उसके ऊपर गिर पड़ी। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। एल्विश भावनात्मक तनाव के कारण भारी सांसें ले रहा था और उसने उसे इस तरह से गले लगाया मानो वह उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। लूसी उसकी छाती से लगकर लेटी हुई थी। उसका शरीर उस पल की गर्मी से कांप रहा था। वह गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी, मानो उस पल को भंग न करना चाहती हो। उसके कोमल शरीर के उभारों के स्पर्श से एल्विश एक अजीब, मदहोश कर देने वाली अनुभूति से भर गया। उसके होठों से एक धीमी सी आह निकली जब उसने अपने छोटे भाई पर उसके शरीर को महसूस किया, जो मानो बेसब्री से बाहर आना चाहता था। उसके बड़े बड़े हाथ बेचैनी से उसकी पीठ पर धीरे से फिसल गए, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए उसकी पतली कमर को छूते हुए उसके कूल्हों के नीचे की गोलाई पर ठहर गए। भाई एल्विश, हमा, लूसी ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखें नम हो गईं, उसका चेहरा लाल हो गया और उसका शरीर उसकी बाहों में कांपने लगा। उसकी हथेली में होने वाली अनुभूति गर्म, रोमांचकारी थी, जो उसे उस क्षण के जुनून में पागल करने के लिए काफी थी। अनुभव करना। जैसे ही एल्विश आगे बढ़ना चाहता था, लूसी के अचानक प्रहार से उसकी कमर पर लगा घाव फिर से खुल गया, जिससे उसे तेज दर्द हुआ। उसके घाव पर अचानक लगे झटके ने आखिरकार उन दोनों को उस क्षण के आवेश से बाहर निकलने में मदद की। जब लूसी आखिरकार उस क्षणिक स्तब्धता से बाहर आई, तो उसने अपना सिर उठाकर एल्विश की आंखों में देखा। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। भाई एल्विश, मुझे माफ करना। भाषण के बीच में ही उन्हें अचानक अपनी नाभि पर कुछ महसूस हुआ। जिज्ञासावश उसकी निगाह धीरे धीरे नीचे की ओर गई और अचानक उसे ठीक ठीक पता चल गया कि उसे क्या चुभ रहा है। उसकी गर्दन और चेहरा सुबह की सुनहरी रोशनी की तरह लाल हो गए। तुम बहुत बुरे हो, भाई एल्विश। वह चिल्लाए और पैर पटकते हुए कमरे के कोने की ओर भाग गई। उसका शरीर कांप रहा था, मानो वह अभी फूट फूट कर रो पड़ेगी। धत तेरे की, अगर यह बात बाहर फैल गई तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। लूसी, लूसी, यह मेरी गलती है। सुनो, ठीक है, मुझे माफ कर दो। अपने शरीर में हो रहे तेज दर्द के बावजूद एल्विश ने खुद को संभाला, खड़ा हुआ, धीरे धीरे उसकी ओर दौड़ा और माफी मांगते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर लूसी अचानक मुड़ी और रोते हुए उसकी बाहों में गिर पड़ी। भाई एल्विश, उफ, मुझे माफ कर दो भाई एल्विश। अभी जो कुछ हुआ, वो सब मेरी गलती थी।
मैंने तुम्हें तंग किया, लूसी। तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करने के लिए मैं मौत का हकदार हूँ। एल्विश ने खुद को कोसते हुए लूसी के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा। लेकिन अचानक ही लूसी ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। नहीं, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उसने कहा। यह मेरी गलती थी। मैंने ही तुम्हारे शरीर को बहकाया था। मेरे मन में ही अनुचित विचार आए थे। मैं ही वह निर्लज, बिगड़ी हुई लड़की हूँ। लूसी, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अभी जो हुआ वो मेरी गलती थी, मुझे अपना आपा नहीं खोना चाहिए था और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एल्विश ने झिझक भरे लहजे में अपनी गलती स्वीकार की, उसकी आवाज में अपराध बोध और ईमानदारी दोनों झलक रही थी। मन ही मन वह खुद को कोस रहा था कि उसने इतनी प्यारी लड़की पर जबरदस्ती करके कितनी क्रूरता दिखाई। वह जानता था कि प्राचीन काल में लड़कियों के लिए किसी पुरुष द्वारा स्पर्श किया जाना कितना मायने रखता था। अगर यह घटना जानबूझकर या अनजाने में बाहरी लोगों तक पहुंच गई तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी और उसके बाद कोई उससे शादी नहीं करेगा। लूसी, सुनो, मैं आज अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और अगर तुम चाहो तो मैं। उसने बोलना जारी रखा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक एक पतले हाथ ने उठकर उसके होठों को धीरे से ढक लिया। लूसी की निगाहें अब भी आंसुओं से भरी हुई थीं और उसके कोमल चेहरे पर एक ऐसी कमजोरी झलक रही थी जिसे देखकर किसी का भी दिल इतनी प्यारी बच्ची को परेशान करने पर दुख से भर उठता था। भाई एल्विश, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है और आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की भी जरूरत नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम आकाश में उस चमकीले तारे की तरह हो जो इतना दूर है कि उसे केवल देखा जा सकता है लेकिन कभी हाथ से छुआ नहीं जा सकता, और मैं शहर में बस एक महत्वहीन लड़की हूँ। मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरी जिम्मेदारी लें, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि भविष्य में आपको पछतावा हो। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई, यहां तक कि आखिरी शब्द हवा में गायब होते हुए प्रतीत हुए। आज तुम जो भी करना चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वह सिर्फ एक बार के लिए ही क्यों ना हो, उसने अंत में कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और धीरे धीरे उसकी गर्दन से लेकर कानों तक लालिमा फैल गई। लूसी की आंसुओं से भरी आंखें कुछ देर तक उस पर टिकी रहीं, फिर अचानक वह आगे झुकी और अपनी बाहों को कसकर उसके चारों ओर लपेट लिया और उसके होठों पर एक कोमल चुंबन देकर उसे आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। भाई एल्विश, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? उसने चुंबन तोड़कर पूछा, अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी निगाहों से मिलाते हुए। उसकी नम आंखें बिना पलक झपकाए उस पर टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर दृढ़ भाव थे। बेशक, मुझे तुम पसंद हो, लूसी, एल्विश ने बिना झिझक के जवाब दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत समझदार हो और परिस्थितियों को बखूबी समझती हो। भला कौन सा आदमी तुम्हारे जैसी लड़की को अपनी पत्नी के रूप में नहीं चाहेगा, और अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो वो अंधा होगा, समझे? उसने यह बात बिना किसी बनावटीपन के लहजे में कही, क्योंकि वह वास्तव में उसके स्वभाव को पसंद करता था। वह न केवल दिखने में आकर्षक थी बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी थी। वह हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी, हमेशा सबका ख्याल रखती थी, और इसी वजह से उसके प्रति उसकी भावनाएं और भी सच्ची हो गईं। उनकी प्रशंसा के मीठे शब्दों को सुनकर लूसी की आंखों में छाया हुआ दुख पल भर में दूर हो गया और उसका पूरा चेहरा एक उज्ज्वल चमक से जगमगा उठा। उसकी पलकों पर अभी भी अटके हुए आंसुओं के बीच एक मुस्कान फूट पड़ी, और उस क्षण उसका चेहरा इतना उज्ज्वल और पवित्र था कि वह स्वर्ग से आई हुई एक लुभावनी सुंदरी की तरह लग रही थी। आज मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है, लूसी, एल्विश ने अचानक हल्के लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मानो उसने अपने जीवन के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय पर पहले ही फैसला कर लिया हो। लूसी ने हैरानी से उसकी ओर पलकें झपकाईं, उसकी जिज्ञासा तुरंत जागृत हो गई। यह क्या है? उसने पूछा। वह समझ नहीं पा रही थी कि कुछ महत्वपूर्ण से उसका क्या मतलब है। वह थोड़ा और उसके करीब झुका और होठों पर एक शरारती मुस्कान लिए मुस्कुराया। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि मैं आज, यहीं और अभी तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूं। क्या? लूसी ने यह बात सुनकर हैरानी से कहा। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा और उसके दिमाग में अनगिनत विचार एक साथ उमड़ आए, जिससे वह कुछ पल के लिए अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या सोचे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे इतनी सीधी बात करेगा, और एक पल के लिए तो उसे ये भी नहीं पता चला कि उसने उसे सही सुना है या नहीं। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और वह जल्दी से हकलाने लगी, लेकिन फिर भी उसकी असुरक्षाएं उभरकर सामने आ गईं और उसने उससे वही पूछा जो वह उससे सबसे ज्यादा पूछना चाहती थी। भाई एल्विश, तुम्हें आगे चलकर कई प्रतिष्ठित परिवारों की बेहतरीन लड़कियां मिलेंगी जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। मुझे अन्य अवसरों से तुम्हें वंचित न करने देना। मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एल्विश ने अपने होठों पर उंगलियां रखकर और चेहरे पर शरारती भाव लाकर उसकी बात काट दी। उसकी मुस्कान उसे चिढ़ा रही थी। अन्य अवसरों से वंचित रहना? मुझे याद नहीं कि आपकी दुनिया में ऐसा कोई कानून है जो यह निर्धारित करता हो कि एक पुरुष केवल एक महिला से ही विवाह कर सकता है। या फिर कोई है भी? उसके इन साहसी शब्दों को सुनकर लूसी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह उसके शब्दों से अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके निर्लज बदमाश होने पर रोए या उसकी धृष्टता पर हंसे।
उसकी भावनाएं बीच में फंसी हुई थीं। एक तरफ तो उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि एल्विश साफ तौर पर उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उसके शब्दों का मतलब था कि वह उसे रोक नहीं पाएगी और वह सचमुच उसे चाहता है। हाहा, एल्विश हंस पड़ी। जाहिर तौर पर उसके लगातार बदलते भावों से वह बहुत खुश थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लूसी ईर्ष्या का जरा सा भी भाव दिखाएगी और अपने चेहरे पर इतना प्यारा भाव लाएगी, और इसे देखकर उनके भीतर एक अप्रत्याशित गर्माहट और खुशी का संचार हुआ। इस विषय पर और सोचने का समय दिए बिना वह धीरे धीरे उसके करीब आया, उनके बीच की दूरी कम करते हुए, और उसके चेरी जैसे होठों पर धीरे से चुंबन किया, जो केवल चुंबन पाने के लिए तरस रहे थे। वह धीरे धीरे उसे बिस्तर की ओर ले गया और अत्यंत सावधानी से उसे बिस्तर पर लिटा दिया, मानो वह जरा से स्पर्श से ही टूट जाएगी। जब एल्विश आखिरकार शाम को जागा, तो लूसी उसके पास कहीं भी नहीं मिली। उस दोपहर उसने उसके साथ अच्छी नींद ली, जो अच्छी और ताजगी भरी दोनों थी। वह शायद अपने रोजमर्रा के घरेलू कामों को निपटाने के लिए जल्दी उठ गई होगी, या शायद वह उनके साथ बिताए गए समय को लेकर थोड़ी शर्म महसूस कर रही होगी, इसलिए उसने चुपचाप उसे बिना किसी बाधा के आराम करने के लिए छोड़ दिया। दोपहर में क्या हुआ था, यह एक रहस्य था जो केवल उसे और लूसी को ही पता था, एक ऐसी बात जिसे जल्द ही किसी और को नहीं बताया जाएगा। उसने थोड़ा अंगड़ाई ली, अपने शरीर को थोड़ा हिलाया, अपनी दर्द करती कमर को थोड़ा खींचा ताकि उसकी मांसपेशियों में आए अकड़न दूर हो सके, और उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हत्यारे द्वारा तलवार से मारे गए घावों से वह इतने कम समय में इतना ठीक हो गया है। जैकोब ने लूसी को जो दवा दी थी, वह वाकई कमाल की है। पता नहीं मैं इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करके अपनी दुनिया में बेच पाऊंगा या नहीं, ये तो जरूर हिट होगी। उसने मन ही मन बुदबुदाया और जेकब से इसके बारे में पूछने का मन बना लिया। महज एक दोपहर आराम करने के बाद ही उसके शरीर पर लगे घावों पर पपड़ी जमने लगी थी और उसके शरीर पर पड़े नीले निशान काफी हद तक मिट गए थे। उसने खुद का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, और जितना अधिक वह खुद को देखता गया, उतना ही वह अपनी तीव्र रिकवरी को देखकर आश्चर्यचकित होता गया। बेहतर महसूस करते हुए एल्विश लिविंग रूम में बाहर निकल आया। जैसे ही उसने ऐसा किया, दरवाजा खुला और श्री हॉटवेल के बेटे नाथन हॉटवेल अंदर आ गए। पिछले कुछ दिनों से नाथन एल्विश के मार्गदर्शन में काम कर रहा था और समय समय पर गोदाम से सामान निकालकर उसे ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। उसके अनुपस्थित रहने के दौरान सप्ताह के अधिकांश समय नाथन पुराने एक्स गैंग के गढ़ पर छापा मारकर लूटे गए माल का प्रबंधन कर रहा था। लाभ और जीत दोनों के लगातार बढ़ते रहने से नाथन का आत्मविश्वास तेजी से बढ़ा था, और वह आज बहुत खुश होकर अपने गिरोह के सदस्यों के एक बड़े समूह का नेतृत्व करते हुए घर लौटा। जैसे ही नाथन की नजर एल्विश पर पड़ी, उसका चेहरा तुरंत खिल उठा। उसके पीछे मौजूद दल ने तुरंत अपनी पीठ सीधी कर ली, और फिर मानो किसी संकेत के आधार पर एक साथ बुलंद आवाजों में चिल्लाए, नमस्कार बड़े बॉस। सैकड़ों लोगों के एक साथ चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे। ये गरज की तरह उठ रही थी और हॉटवेल परिवार के पूरे घर में गूंज रही थी। ये स्पष्ट था कि उन्होंने पहले से इसका अभ्यास किया था। उनकी चीख की एकरूपता और समय इतना सटीक था कि इससे खिड़कियां लगभग हिल गईं। एल्विश ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। वाह, क्या नजारा है, उसने सोचा। ये वाकई प्रभावशाली है, लेकिन आवाज बहुत तेज है, इससे मेरे कान बजने लगे हैं। जैसे ही वे मुख्य हॉल में दाखिल हुए, नाथन के सभी आदमियों ने एल्विश पर अपनी निगाहें जमाए रखीं। उनकी आंखों में स्पष्ट सम्मान था और उनके चेहरों पर प्रशंसा साफ झलक रही थी। इस बात को देखकर एल्विश मन ही मन कड़वी मुस्कान ही दे सका। ऐसा लग रहा था कि चाहे उसे पसंद हो या न हो, उसने उनकी नजरों में किसी न किसी तरह के गिरोह के नेता की भूमिका को मजबूती से हासिल कर लिया था। उसने मन ही मन सोचा, अगर इन लोगों को कभी पता चल जाए कि वह इस दुनिया का भी नहीं है, तो वे शायद बुरी तरह डर जाएंगे। भाई एल्विश, ये सभी लोग मेरा अनुसरण करने और मेरे अनुयायी बनने के लिए तैयार हैं। आज सुबह मैंने उन्हें एक रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खिलाया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब हम वापस आएंगे, तो इतने लंबे समय बाद हम आपसे यहाँ मिलेंगे, भाई एल्विश। क्या संयोग है। एल्विश को देखते ही नाथन का चेहरा उत्साह और खुशी से भर गया। अपने मन में वह अपनी स्थिति को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे। भाई एल्विश के मार्गदर्शन और मदद के बिना वह आज के परिणाम कभी हासिल नहीं कर पाते। उनके लिए एल्विश सिर्फ एक मार्गदर्शक ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के लिए एक मददगार भी थे। नाथन की सम्मानजनक आंखों में दिख रही ईमानदारी को देखकर एल्विश ने हल्के से सिर हिलाया। कम से कम उसे इतना तो महसूस हुआ कि उसने उस समय नाथन को गलत नहीं समझा था। नाथन ने वास्तव में इस दुनिया में अपने शुरुआती दिनों में किए गए निवेश को सार्थक साबित किया था। लेकिन जब एल्विश ने दोबारा भीड़ की ओर देखा, तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ तो गड़बड़ थी। पिछली बार जब उसने नाथन के साथ साइमन के गिरोह से लड़ाई की थी, तब उसमें केवल 20 या 30 लोग ही थे। लेकिन महज 2 दिनों के भीतर ही नाथन ने किसी तरह सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर लिया था। उनकी संख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? क्या ऐसा हो सकता है कि वे सिर्फ कुछ शराबी या आवारा लोग थे जिन्हें दिखावे के लिए इकट्ठा किया गया था? इस विचार से एल्विश थोड़ा असहज हो गया। इस समय ऐसा लग रहा था मानो वह उन पुरानी फिल्मों के गॉडफादर की भूमिका में आ गए हों,
आराम से बैठकर अगली पीढ़ी को यह निर्देश दे रहे हों कि वे अपने पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार कैसे करें। ये पूरी स्थिति उसके लिए विचित्र थी, फिर भी साथ ही साथ अजीब तरह से रोमांचक भी थी। नाथन, मेरे साथ कमरे में आओ, एल्विश ने आखिरकार कहा और हाथ से इशारा करते हुए नाथन को अपने पीछे अंदर आने को कहा। जब वे दोनों अकेले में बैठ गए तो एल्विश ने बिना किसी झिझक के सीधे सीधे बोलना शुरू कर दिया। सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैंने अभी देखा और मेरे अनुमान के अनुसार इसमें पहले से ही कम कई 100 सदस्य हैं। पिछले सप्ताह के दौरान वास्तव में क्या हुआ? नाथन ने अपनी गहरी आंखों को झपकाया और आगे की ओर झुक गया, मानो समझाने के लिए उत्सुक हो। भाई एल्विश, क्या तुम्हें याद है जब हमने उस दिन साइमन को हराया था? मैंने इसे अपनी शक्ति बढ़ाने के अवसर के रूप में लिया। इसलिए बाद में मैंने अपने आदमियों को साइमन के ठिकाने पर छापा मारने के लिए नेतृत्व किया। हमें पता चला कि उसके गिरोह ने हजारों ताइल सोना छिपा रखा था। मैं ये सब यहाँ लाकर आपको देना चाहता था भाई एल्विश, लेकिन आप तो अब कहीं लापता हैं। और वे दर्जनों लोग जिन्होंने मूल रूप से चार्ल्स के अधीन सेवा की थी, जब उन्होंने देखा कि हम मजबूत और सक्षम होते जा रहे हैं तो वे तुरंत दल बदल कर हमारे पक्ष में आ गए। मुझे लगा कि वाइपर सिंडिकेट उस स्तर पर है जहां उसे विस्तार की जरूरत है, इसलिए मैंने बिना किसी झिझक के उन सभी को स्वीकार कर। नाथन, तुम्हें पता होना चाहिए कि अंधाधुंध अपनी शक्ति का विस्तार करना हमारे लिए हमेशा अच्छा नहीं होता। एल्विश ने चिंता से कहा, शक्ति का विस्तार करने के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। भविष्य में इस तरह के कोई भी बड़े फैसले लेने से पहले आपको इसके बारे में ठीक से जान लेना चाहिए। इसका फायदा यह है कि अल्प समय में हमारे सिंडिकेट का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन क्या आपने उन विभिन्न जोखिमों के बारे में सोचा है जो इसके साथ आएंगे? नाथन ने चिंता से भौहें से कुढ़ी, उसकी आंखों में डर झलक रहा था। जोखिम? क्या इसमें किसी प्रकार का जोखिम है? हाँ, एल्विश ने समझाया, आपने एक्स गैंग को हराया और उनसे इतने सारे अनुयायी प्राप्त किए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वे आपके खिलाफ नहीं हो जाएंगे? वे वफादार कैसे बने रहेंगे? क्या आपने इस बारे में सोचा है? क्या वे पूरे मन से आपका अनुसरण करेंगे? हमारा वाइपर सिंडिकेट अभी शुरुआत ही कर रहा है, लेकिन क्या होगा अगर नए रंगरूटों में कुछ गुप्त एजेंट हों जिन्हें प्रतिद्वंद्वियों द्वारा हमारी ताकत और कमजोरियों का परीक्षण करने के लिए भेजा गया हो? एल्विश के शब्दों ने नाथन को बहुत गहरा आघात पहुंचाया। वह भी जवान था और सांसारिक मामलों में अनुभवहीन था। इतनी कम उम्र में उसने विश्वासघात के बारे में कैसे सोचा होगा? ये जानकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके सिर पर पसीना आ गया। हाँ, अगर दुश्मनों ने मेरी सेना में कोई जासूस बिठा दिया तो गलत समय पर किया गया एक हमला उसे खत्म कर सकता है। एल्विश ने कमियों को समझाते हुए आगे कहा, अपने आदमियों को ठीक से प्रबंधित करने के लिए आप उन पर नियंत्रण की सपाट शैली का उपयोग नहीं कर सकते। आपको सिंडिकेट में पदानुक्रम जैसी संरचना बनाने की आवश्यकता है। पदानुक्रम? नाथन उस अजीब शब्द को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वह भ्रमित हो गया। आपको इस शब्द का अर्थ जानने की जरूरत नहीं है, एल्विश ने बात टालते हुए कहा। बस इतना याद रखें, वाइपर सिंडिकेट तेजी से बढ़ रहा है और हमें इसे लंबे समय तक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ढांचे की जरूरत है। प्रबंधन कैसे करें और क्या करें? सबसे पहले, आपको सिंडिकेट के सदस्यों की एक मुख्य समिति की आवश्यकता है। ये सिंडिकेट का मूल आधार बनेगी। उन लोगों को ले लो जिन्होंने एक्स गैंग के खिलाफ हमारे साथ लड़ाई लड़ी, जैसे टॉमी और रोरी। वे पहले ही हमारे भरोसे के लायक साबित हो चुके हैं। इनके अलावा उन लोगों को भी चुने जिन्होंने वास्तविक योगदान दिया है और सिंडिकेट के अन्य सदस्यों का सम्मान अर्जित किया है। उनमें से प्रत्येक सिंडिकेट के बैनर तले अपने अपने दल का नेतृत्व कर सकता था, जबकि उनके अधीनस्थ उनके नीचे अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते थे। वह आगे झुका, उसकी आवाज दृढ़ थी। लेकिन ये याद रखना, नाथन, आवेश में आकर अंधाधुंध विस्तार न करें। ऐसे नेताओं को तैयार करें जो वास्तव में सिंडिकेट और हमारे प्रति वफादार हों। केवल मजबूत नींव के साथ ही वाइपर सिंडिकेट लंबे समय तक स्थिर रह सकता है। तभी हम भविष्य में दूसरों के साथ होने वाले संघर्षों के दौरान अपने ही पक्ष के भीतर से विश्वासघात के डर के बिना आगे बढ़ पाएंगे। एक ही सांस में एल्विश ने अपने मन में चल रही हर बात को इस तरह से बता दिया कि सिंडिकेट उसकी जरूरतों के अनुसार चल सके। बात करने के बाद उन्होंने नाथन पर तुरंत जवाब देने का दबाव नहीं डाला। इसके बजाय उन्होंने उसे जानकारी को समझने के लिए समय दिया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद नाथन की आंखें इस विचार से चमक उठीं। अब वह पूरी तरह से समझ गया था कि इससे सिंडिकेट को कितना फायदा होगा और उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। भाई एल्विश, मैं आपकी बात समझता हूँ। मेरे द्वारा नियुक्त नेता हम में से सबसे कुशल होने जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें सिंडिकेट के प्रति वफादार होना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि सिंडिकेट की असली शक्ति हमारे भरोसेमंद हाथों में ही बनी रहे। अच्छा, एल्विश ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी निगाहों में प्रशंसा झलक रही थी। नाथन एक नेता की तरह सोचना सीख रहा था, जल्द ही उसे सिखाने की बारी उसकी नहीं रहेगी। ये सब तय हो जाने के बाद एल्विश उसे वापस आंगन में ले गया। जब वे बाहर निकले तो सैकड़ों पुरुषों ने एक साथ अपनी निगाहें उनकी ओर घुमा लीं।
एल्विश ने हल्की सी मुस्कान दी और बोलने के लिए अपनी आवाज ऊंची की। क्या आप जानते हैं कि मैंने वाइपर सिंडिकेट क्यों बनाया है? भीड़ अनिश्चित लग रही थी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में गरीबी में पले बड़े हों। आप में से कई लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह ना हो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का कोई परिवार ना हो। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को क्रूर समाज ने त्याग दिया हो। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से, जब तक तुम सिंडिकेट के लिए लड़ते रहोगे और उसके प्रति वफादार रहोगे, सिंडिकेट तुम्हारी जगह तुम्हारे लिए लड़ेगा। हम तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल बनेंगे। भीड़ में कानाफूसी की लहर दौड़ गई। एल्विश का लहजा हर गुजरते पल के साथ और तीखा होता गया। सिंडिकेट का मतलब है हम में एकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरे दुश्मनों से लड़ने में मेरी मदद करोगे। साथ मिलकर कोई भी दोबारा हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। और अगर कोई कोशिश भी करता है तो हम उसे और भी करारा जवाब देंगे। यदि वे हमारे सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो हम उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देंगे। हम धीरे धीरे इस पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लेंगे। और जब लोग वाइपर सिंडिकेट का नाम सुनेंगे तो वे डर से कांप उठेंगे। उनके शब्दों ने उनके खून में आग लगा दी। सैकड़ों लोग हंसे और चिल्लाए, भविष्य की कल्पना से उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। बेशक, एल्विश ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा, ताकि वे उसके करीब आ जाएं। हम यहाँ निर्दोषों को धमकाने नहीं आए हैं। लेकिन अगर कोई हमें उकसाता है तो। वह मुस्कुराया। तो फिर हम उसे मार गिराएंगे। उसका सब कुछ छीन लेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी हमसे पंगा लेने की कीमत न भूले। पुरुषों ने भी उसके शब्दों को दोहराते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए। उसे मार गिराओ, सब कुछ ले लो, उन्हें सिंडिकेट से पंगा लेने पर पछतावा कराओ। माहौल में जोश चरम पर था। लोग उनके भाषण से मंत्रमुग्ध हो गए थे। श्रीमान एल्विश, आप क्या कर रहे हो? उस क्षण फैली अराजकता के बीच एक मधुर, कोमल आवाज सुनाई दी। पीछे से दरवाजा खुला और उनके सामने एक आकर्षक आकृति प्रकट हुई। एल्विश ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह आयनहोल्ड शहर के 3 सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक की मिस एवलिन के अलावा और कोई नहीं थी। एल्विश को खांसी आई और वह अचानक थोड़ा असहज सा दिखने लगा। हम बस एक मीटिंग कर रहे थे। हाँ, एक सामान्य मीटिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं।